स्कूल मैनेजमेंट, ई कॉमर्स और सोशल वर्क, इन सब अलग अलग फील्ड्स को आप मैनेज कैसे करते हैं? प्रायोरिटी। आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही थी सर, हाँ, एक रेस्पेक्ट भी मिल रही थी। रेस्पेक्ट रेस्पेक्ट मिल रही थी सबसे सर, बड़ी चीज रेस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट मिल बच्चों रही का थी। प्यार, हाँ। रेस्पेक्ट, वो सब चीजें और आपने एज ए बड़ा टीचर इसका जॉब की, मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर सबसे रेस्पेक्टफुल अगर कोई जॉब है वो एज ए टीचर। एज अ टीचर। इसके अलावा कोई जॉब नहीं। सैलरी मैटर नहीं करती सर हमारे लिए। आज के यूथ में सबसे बड़ी बुराई क्या देखते हैं? आजकल का यूथ नशे में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में यानी 8 क्लास से एज अ एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी थी, जो आज एक स्कूल के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन एंड करियर कंसल्टेंसी रन करते हैं, ई कॉमर्स भी चलाते हैं और साथ साथ पॉलिटिकल और सोशल सर्विसेज से भी जुड़े हुए हैं। एंड ही इज राइट हियर विद मी ऑन द शो, इंजीनियर अमजद सर। सर, जुनेद ज़हीरी पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। कैसा फील हो रहा बहुत अच्छा सर। है? तो सर, अगर हम आपकी जर्नी के बारे में बात करें, काफ़ी रिसर्च की मैंने। सबसे पहले आप सर बताइए, आपका बैकग्राउंड कैसा रहा? जिस माहौल में आप पले बड़े, वो कैसा था? सर अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। और बचपन से ही मैंने मेरी फैमिली में जितने भी मेरे बड़े भाई हैं, पापा है, सबको काफ़ी स्ट्रगल करते देखा है। और वही स्ट्रगल मैंने जो देखा, बचपन से एक माइंडसेट ये किया कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो केवल बड़े सपने देखना ही ज़रूरी नहीं है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और वही एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं मेरी एक बड़ी स्ट्रेंथ बना है। आपके सफ़र को एक लाइन में बयान किया जाए, तो आपने 8 क्लास से ही अपनी जर्नी को शुरू कर दिया था, जैसे कि मैंने बताया। जी तो सर, और वो भी वीज़ा कंसल्टेंसी जैसी फील्ड में, एक छोटे से बच्चे ने इस जर्नी की शुरुआत कैसे की? सर, एक्चुअली क्या है कि जो मेरे बड़े भाई हैं वो जब मैं छोटा था तो वो सऊदी अरब चले गए थे। सऊदी अरब जाने के बाद उन्होंने वहाँ से मुझे सजेस्ट किया कि मैं यहाँ से एक वीज़ा आपको प्रोवाइड कराता हूँ, आप वहाँ पे उसको सेल करना स्टार्ट कीजिए। मैं छोटा था, 8 क्लास में था, लेकिन बचपन से ही ये था कि लोगों के साथ डील करना, लोगों के साथ काम करना, वो मेरी एक हॉबी भी थी और एक ड्रीम भी था कि मुझे एक फेस वैल्यू भी चाहिए। बट ये नहीं पता था कि इस लाइन में फेस वैल्यू इस कदर या इस तरह से मिल सकती है। बस बड़े भाई ने गाइड किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और वो एक इंटरनेशनल वर्क है, जैसा कि आप जानते हैं वीज़ा जी जी, जो इंटरनेशनल वर्क है। तो वहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई। बड़े भाई ने सपोर्ट किया, मैंने उसको यहाँ से सेल करना स्टार्ट किया, पब्लिक डीलिंग स्टार्ट हो गई। और लोगों के साथ काम करना, लोगों के साथ पब्लिक डील करना, ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होते हुए मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। सर, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझ कैसे आई? मतलब आपको वो कौन सा लम्हा था जिन्होंने आपको छोटी उम्र में इतना बड़ा बना दिया? सर इसका अगर मैं बोलूँ तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड ही मायने रखता है, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे सारे भाई मैं मेरे जैसे ही हैं। सब काफ़ी होशियार हैं और अपने आप में अचीवमेंट की कोशिश करते हैं, ये कुछ ना कुछ अचीव कर लिया जाए। पब्लिक डीलिंग हम सबके खून में है। हम लोगों से काम करना, लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ उठना बैठना, ये हमारी सबकी हॉबी भी है और हमें अच्छा लगता है। और अगर आप लाइफ में कुछ भी ऐसा वर्क करते हैं जहाँ पर आपको पब्लिक जाने या फिर कोई भी वर्क, तो जैसा पब्लिक डील आपकी करनी ही होगी आपको। बिल्कुल। तो वहीं से इस जर्नी की स्टार्टिंग जैसे मैंने आपको बताया हुई। पर वही कि सपोर्ट और गाइडेंस के बिना मैं नहीं कुछ कर सकता था। मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे फादर की तरह हैं, उन्होंने मुझे गाइड सपोर्ट किया और उन्हीं के ही गाइडेंस और बेस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस सारे वर्क को वहाँ से स्टार्ट करते हुए आज यहाँ पर मैं उसको फिर से पूरे कहूँ तो 20 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हूँ उस काम के में। सर, आज आप एक स्कूल के डायरेक्टर हैं, जी एजुकेशन एंड करियर कंसल्टेंसी भी रन करते हैं। जी। आज के एजुकेशन सिस्टम में किस तरह का बदलाव देखते हैं? कितना बदलाव देखते हैं? सर आज के एजुकेशन सिस्टम को अगर हम आज से 10 साल पहले कंपेयर करें हम्म, तो पहले इंफॉर्मेशन गैजेट बहुत कम थे। हम्म, आज इंफॉर्मेशन गैजेट बहुत ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम चाहें तो बच्चों को कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हम्म, हैं बाय मोबाइल, लैपटॉप, बिल्कुल। एटीसी। बट प्रैक्टिकल जो पहले चीज़ें होती थी, जो जी जी। प्रैक्टिकल चीज़ों पे हम बिलीव करते थे, प्रैक्टिकल गाइडेंस कह लीजिए या स्किल कह लीजिए, वो हमारे बच्चों में नहीं है, अब नहीं। बिल्कुल नहीं है।
बस बच्चे थियोरेटिकल चीज़ों पे बस पास हो जाएं इतना करते हैं, उनके अंदर प्रैक्टिकल जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, और वही उनकी स्किल डेवलपमेंट को इनका डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये मैं देखता हूँ कि अब में और पहले में ये डिफरेंस तो है। सर स्टूडेंट्स के लिए पास होना इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? क्या एक्चुअली उनके में ऊपर प्रेशर कह सकते हैं इसको, या फिर असल में कैसे? क्या है कि हमारी जो फैमिली है, हम्म, उन्होंने एज ए पेरेंट अब अपना जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है पेरेंट की एक बच्चे के बिल्कुल। ऊपर अपने, उससे हाथ उठा दिए हैं। हम्म, मैंने जो देखा है पेरेंट अब एज ए पेरेंट, जो उन्होंने जिसको दिया है बच्चे को वो है ट्यूशन टीचर। हम्म, ट्यूशन टीचर को एज ए पेरेंट अगर वो उनको दे रहे हैं, तो ट्यूशन टीचर उनको गाइड कैसे कर सकता है? सर अपने बिल्कुल बच्चे का हम ही तो सोच सकते हैं ना। बिल्कुल सर। तो अभी पेरेंट उसको अवेयरनेस नहीं डालते बच्चे के अंदर, उसके अंदर जैसे एक ड्रीम टाइप कुछ के उसके वर्ड माइंड में डालना चाहिए, एक बिल्कुल। गोल टाइप करके कुछ डालना चाहिए। हम्म, तो बच्चों को लगता है मुझे ये बनना है, हम्म, उसको पता ही नहीं है मुझे बनना है क्या है, तो वो तो पास ही होगा ना। बिल्कुल सर। उसको तो सिर्फ पास होना जैसा लग रहा है कि ये ड्रीम है, बस 8 या 7 या बस 10th क्लास पास हो जाओ तो इतना इनफ है। तो इसलिए बच्चों को लगता है बस यही काफ़ी है, इसके आगे कुछ होगा ही नहीं। जब आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से मिलते हैं, हम्म। तो उनका सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या रहता है और आप गाइड कैसे करते हैं उनको? सर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही रहता है कि पेरेंट और स्टूडेंट दोनों की जो बातें वो मैच ही नहीं होती। मैच से मीन्स कि उनको पता ही नहीं है बच्चों को करना क्या है, करियर का उनका गोल क्या है, उनको आगे जाना किस फील्ड में। सबसे मेन तो यही है कि पेरेंट और स्टूडेंट के बीच में अगर यही क्लियर नहीं है कि आपस में कि इसको बनना क्या है, और उसको बनना क्या यही है? नहीं पता कि मुझे बनना क्या है, तो वो कन्फ्यूजन सबसे बड़ी है। बिल्कुल। एक दूसरे को देख करके चलना कि इस पर्सन ने बीटेक किया, इस पर्सन ने डिप्लोमा किया, इस पर्सन ने अगर मेडिकल लाइन चूज किया, तो वो वहीं पे जा रहे हैं, हम्म, और वो भी 12th के बाद। 12th से पहले तो उनका कुछ माइंड सेट ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा टास्क मेरे सामने आता है, और मैं पेरेंट को यही गाइड करता हूँ कि बच्चे का इंटरेस्ट देखिए, हम्म, बच्चे की कैपेबिलिटी देखिए, हम्म। जिस फील्ड में उसको जाना है उसी में उसको डालिए, वही उसका सक्सेस बनेगी। आप अपने नाम के साथ लगाते हैं इंजीनियर अमजद जी। अली साहब। जी। तो इंजीनियर कैसे, मतलब ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ एक्चुअली आपने सर इंजीनियरिंग की? मेरे घर में ना एजुकेशन का तो स्टार्टिंग से ही बड़ा ये रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंस रही है। इम्पोर्टेंस। मेरे मेरे जो वालिद थे, मेरी जो वालिद वालिदा हैं, जी सर। वो अनएजुकेटेड हैं। उनको उन्होंने कोई एजुकेशन नहीं लिया कि भाई उनको अच्छी तालीम मिली हो बचपन में, या फिर उनको कुछ पता हो एजुकेशन का। बस उनका ड्रीम था कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। बट तो जब पढ़ने की बारी आई, तो हमारे जो बड़े भाई थे वो फैमिली के इश्यूज़ की वजह से तो वहाँ तक नहीं पढ़ पाए। जी जी सर। पर फैमिली में ये था कि कोई घर में इतना पढ़ना चाहिए। तो जो मेरे एक बड़े भाई थे वो मजाक मजाक में कभी कभी मुझे ना ऐसे बोलते थे कि कुछ भी बात होती थी उससे पूछ लो इंजीनियर से। तब मैं अच्छा। 10th क्लास में था, तब ये भी नहीं पता था कि कोई इंजीनियर चीज़ होती भी है। हम्म। शायद उनके ज़बान मुबारक ऊपर वाले ने की, और बिल्कुल। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पास आउट करके एक अपने नाम के साथ जो इंजीनियर लगाता हूँ ये किया। बट इसका मेन ये तो एक थी, एक सुनी सुनाई, और एक कह लीजिए कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है बात का, जैसे लोग घरों में करते ही हैं। जैसे मैंने बताया बड़े भाई सऊदी अरब चले गए थे। तो आप जानते हैं फॉरेन कंट्री में, स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन का कितनी वैल्यू है, सारा बिल्कुल सर। वर्क ही उस चीज़ पे टिका हुआ है कंस्ट्रक्शन वहाँ का पर। भी सर। तो मुझे वहीं जाना था, हम्म, और वहीं से ही अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज करना था। बट कोइंसिडेंस ये हुआ कि फादर मेरे एजुकेशन के बीच में ही इस दुनिया से चले गए। तो चीज़ें जो थी वो सारी डगमगा गई, जिस वजह से मैं मेरा बाहर जाने का जो ड्रीम था, जो एजुकेशन जिस पर्पज़ से मैंने ली थी, वो नहीं हो पाई, मैं नहीं जा पाया। तो अल्लाह कुछ और मंजूर था। आज एजुकेशन और मेरी लाइफ दोनों मिसमैच करती हैं। तो आप जानते भी हैं कि मैं आज एज ए डायरेक्टर स्कूल पे रन कर रहा बिल्कुल सर। हूँ, और 2018 से मैं इस फील्ड में हूँ। अब आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, ठीक है सर। जब आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, तब बीच में आप जैसे बिजनेस को कर रहे थे, फादर भी ऑफ हो गए, ठीक है सर। और फिर आपने, अब डायरेक्टर भी हैं। तो ये जर्नी कैसी रही आपकी सर, पूरी की? सर अगर मैं पूरी जर्नी को आपको शॉर्ट में बताऊँ, तो स्टार्टिंग जैसे मैंने बताया 8 क्लास से वीज़ा सेलिंग से हुई है, और वहाँ से उसको वीज़ा सेल करने में जो चैलेंजिंग आते थे, हम्म, उसने मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस और मेरी स्किल को काफ़ी डेवलप किया है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आप जिसके साथ डील कर रहे हैं वो पर्सन आप पे ट्रस्ट करेगा क्या, क्योंकि वीज़ा आप सेल कर रहे हो, इंटरनेशनल वर्क कर रहे हो, तो जी वो सर। पर्सन को आप जब बाहर विदेश में भेज रहे हो, वो आप पे क्यों ट्रस्ट करे?
आपने उसको भेज दिया, वो वहाँ पे जाके काम उसको नहीं मिला या दूसरे देश में, वो क्या ही कर लेगा। बिल्कुल। आज हम एक सिटी से दूसरी सिटी में भी अगर किसी पर्सन को वर्क के लिए भेजते हैं ना, तो सबसे पहले उसके माइंड में ये इनसिक्योरिटी आती है कि मैं वहाँ पे जाके सेफ भी हूँ कि नहीं, मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं। और उस टाइम पर मेरी एज के अकॉर्डिंग जब मैं मेरे लोगों से जो मेरे कैंडिडेट होते थे उनसे बात करता था, वो मेरी फादर की एज के होते थे या मेरे बड़े भाई की एज के होते थे। तो एज ए चाइल्ड मैं उनके साथ जब डील करता था, ये बहुत बड़ा टास्क था और चैलेंज था मेरे लिए कि वो पर्सन मेरे पे ट्रस्ट करते थे कि मैं उनको बोलता था ये वीज़ा मैं इतने लाख का आपको दे रहा हूँ पूरी गारंटी के साथ, और आपका ये सारा वर्क मैं कम्प्लीटली आपको करा के दूंगा। और उस वीज़े की एक एक पर्सन को वीज़ा सेल करने के साथ साथ मेरे 2-3 टाइम्स मुझे दिल्ली के चक्कर लगते थे। तो जैसे वहाँ पे दिल्ली में ओखला है, ओखला में एक सूर्या होटल है, सूर्या होटल के पास में एक ट्रेवल्स है, मरहबा ट्रेवल्स। मरहबा ट्रेवल्स, उनके साथ हमारी डील होती थी। वहाँ से पूरा हमारा कनेक्शन चलता था वीज़ा को लेकर के। और जो वहाँ पे उनके उस ऑफिस के हेड है मजर भाई, उनसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात थी उस छोटी सी एज में कि मैं जिस पर्सन का टिकट मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में जब चाहे उसको उस टाइम पे मैं टिकट करा के देता था कि इस पर्सन की फ़्लाइट इस टाइम पे होनी चाहिए। तो ये मुझे बहुत मतलब प्राउड फील कराता है खुद पे कि इस छोटी सी एज से और आज तक जो अल्लाह ने मुझे एक मेरे अंदर लीडरशिप दी है और जो मैं लीड करता हूँ किसी भी वर्क को, वो पूरी प्रॉपरली मतलब एक रिस्पेक्ट के साथ होती है। सामने वाला इंसान मेरी बहुत इज्जत भी करते हैं और मेरा कोई भी वर्क नहीं रुकता। तो वहाँ से 8 क्लास से वीज़ा सेल करते करते देखो दिल्ली से कनेक्शन, फिर वहाँ पे ऑफिस में भी अपनी एक ऐसी इमेज बनाना कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कराना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि, और इज्जत थी ऊपर वाले की जो मुझे मिली है। फिर आते हैं अपनी स्कूलिंग के बाद कॉलेज लाइफ में। तो कॉलेज लाइफ मेरी स्टार्ट हुई है बड़े भाई की गाइडेंस में कि, और उन्होंने ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट भी कराई है। आपने अपने बिजनेस के साथ साथ कॉलेज भी कंटिन्यू रखा, तो सर आपने ये एज अ डायरेक्टर ये जॉब कैसे स्टार्ट, कब से स्टार्ट किया आपने? सर इसकी स्टार्टिंग हुई है 2018 में। 2008। ये हाँ, वहाँ से मेरी इस स्कूल की जॉब की स्टार्टिंग हुई है। और वहीं से ये चीज़ें और ज़्यादा निखर के आई हैं एज ए लीडरशिप। तो पहले भी मैं पब्लिक डीलिंग करता था, लेकिन वहाँ से और अच्छी अच्छी तरह से निखर के आई है ये चीज़ें, क्योंकि वीज़ा सेलिंग में तो आप इक्का दुक्का बात करते हैं पर्सन से, वहाँ पर आपको डेली फेस करने हैं पेरेंट। तो सर कितनी एज में आपने स्टार्ट कर दिया था सर एज अगर अ मैं डायरेक्टर? एज की बात करूँ तो 22 एज। 22 एज में आप डायरेक्टर हाँ बन जी, गए थे मैं इसको? तब से इस जॉब में हूँ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। जिस जो अभी स्कूल में मैं वर्क कर रहा हूँ, ये मेरा फोर्थ नंबर का स्कूल है जिस पे मेरा कर रहा हूँ। बस अल्लाह की इज़्ज़त है कि इस छोटी सी एज में मैं इस पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ। आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते जी। हैं, मल्टीपल मार्केट प्लेसेस मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं इतने सारे फील्ड्स को? सर मैनेज तो देखिए, मैं मैनेज नहीं करता, मैनेज हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं और टाइम देते हैं, तो ऑटोमेटिकली मैनेज होता चला जाता है। और जब किसी चीज़ पर हमारा मेहनत और हमारा कह लीजिए फोकस उस तरह से लगता है कि हमारा वो ड्रीम था या ड्रीम है या ड्रीम जी जी बनाना सर। है, तो पता ही नहीं चलता सर। और कहीं ना कहीं ये मेरा ड्रीम ही था, मतलब ये ई कॉमर्स तो मैं नहीं कह सकता ड्रीम था, बट मेरा ड्रीम ये था कि मेरा अपना खुद का एक बिजनेस हो, खुद का एक कुछ एक काम हो जिसमें मैं लोगों को काम दे सकूँ, या फिर अपना ही कुछ हो। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास ये मेरा बिजनेस है, और इसमें मेरे साथ ज़्यादा बड़ी टीम तो नहीं है, पर 2-3 लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। तो सर इसकी शुरुआत कब हुई ई कॉमर्स बिजनेस के, आप जब आपने ई कॉमर्स बिजनेस में काम करना स्टार्ट किया? सर मैंने इसकी शुरुआत की है और 2021 में स्टार्ट किया है। मेरी नॉलेज में तो ये 19 से है, हम्म। बट इसकी स्टार्टिंग 21 से हुई है। और हमारी रुड़की में आप जानते हैं इस बिज़नेस का कितना क्रेज़ है। हम्म। पूरी रुड़की के अंदर एंटिक नॉटिकल आइटम्स बनते हैं और आउट ऑफ कंट्रीज़ हम उसको सेल करते हैं। जी जी सर। तो मुझे जैसा अपना खुद का एक बिज़नेस भी करना था, तो मुझे लगा कि ये मेरी एजुकेशन पे शूट भी करता है, क्योंकि इस लाइन में एजुकेशन का होना मस्ट है। अगर आप किसी बाहर से बात करते हैं, तो आपकी इंग्लिश, आपकी नॉलेज और आपका बिहेवियर, वो सारी चीज़ें हर अच्छी चीज़ होनी मैटर चाहिए, करती है। मैटर करती है। तो ये मुझे बेस्ट लगा। हम्म। और इसके लिए मुझे कुछ ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग टाइप कुछ कंपनी खड़ी करनी होगी। बिल्कुल सर। तो मैंने मेरे को पहले तो घर से स्टार्ट किया इसको।
और आज अलहमदिल्ला अपना ऑफिस है, एक मैनेजर है, सीए है, तो एक छोटी सी टीम भी बन चुकी है। तो जो एक ड्रीम था कि खुद का अपना एक काम बिजनेस हो, जी जी तो सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज वो मुझे दे रखा है। तो ऐसे इसकी स्टार्ट होकर के आज मैं यहाँ हूँ। सर आपने बताया कि रुड़की में ये काफ़ी हाई लेवल पे है ये काम ई हाँ जी। कॉमर्स का, जी तो इसके थोड़ा आप बताएंगे कब से है ये रुड़की के अंदर? सर, रुड़की के और अंदर तो ये बहुत ज़्यादा पुराना है। मैं तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ। पहले इस रुड़की के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा थी, हम्म, ऑनलाइन बिजनेस कम थे करने वाले लोग। क्योंकि पहले जो है ना हाथ से बनाने पर ज़्यादा बिलीव करते थे लोग, और हम्म, बाहर जो सेल करते थे वो कुछ चुनिंदा लोग ही होते थे जिनको नॉलेज थी बाहर इसको जी जी सेल सर। करने की। और आप भी जानते हैं कि पहले के टाइम से और अब में एजुकेशन की जो कह लीजिए कि जो एजुकेशन की जो स्तर बढ़ा है जी जी वो सर। बहुत ज़्यादा हुआ है। तो लोग जैसे जैसे अवेयर हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, उन लोगों ने अपना रुझान ऑनलाइन बिजनेस की साइड या ऑनलाइन चीज़ों को सेल करने की साइड, भले ही वो ई कॉमर्स नहीं हो, चाहे वो फिर खाने पीने की चीज़ें ही क्यों ना हो, जी जी सर बिल्कुल। सब चीज़ें ऑनलाइन चल रही जैसे हैं। जैसे अच्छा। तो मैन्युफैक्चरिंग पहले ज़्यादा थी, हम्म, ऑनलाइन करने वाले लोग जो सेल करते थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो कम थे। कम थे। आज मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले लोग ज़्यादा हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले कम हो मैन्युफैक्चरिंग गए का। हैं। तो इसकी जो शुरुआत है हमारी रुड़की में बहुत पुरानी है। आई थिंक 30 ईयर्स पुरानी ना हो, मैं जो समझता हूँ। 30 ईयर्स। हाँ सर, इससे भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो लोग इस काम को करने वाले थे, जिन्होंने इस काम को छोड़ दिया था उस टाइम से, उनकी खुद की एज 60 है जिनसे मैं सुनता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा ही होगा। सर एक डिजिटल बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सर उसकी स्किल आपको आनी चाहिए। हम्म, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ तो कुछ बेसिक चीज़ें इसके अंदर आपको रन करनी होती है। बिल्कुल। आप जिस फील्ड पर, जिस साइट पर काम कर रहे हो, आपके पास वो सारा मटेरियल है भी कि नहीं। हम्म, जिस साइट पे आप काम कर रहे हो वो साइट की आपसे चाहती क्या है, हम्म, उसमें फ़ोटोज़ क्या है, डिस्क्रिप्शन टाइटल्स क्या डाल रहे हैं आप, हम्म, बायर ने आपसे कुछ उसके बारे में पूछा है तो आप बताओगे कैसे। बिल्कुल। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें रहती हैं, अगर आप उस बिज़नेस में हो तो आपको वो सारी चीज़ें पहले से पता होनी पहले से चाहिए। पता मुझे। और जिस साइट पर आप वर्क कर रहे हो उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप मैनेजर के बिहाफ पे काम कर रहे हो, हम्म, थर्ड पर्सन के बिहाफ पे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, तो आप जल्दी से ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाओगे। हो सकता है वो आपका लक है कि आप वो चल जाए, बट लक मैं समझता हूँ लक आता है आपकी मेहनत के बाद, एफर्ट स्टार्टिंग में लगते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका मेहनत है। मेहनत के बाद अगर आपको कोई चीज़ अचीव नहीं हो रही तो आप कह सकते हैं मेरा लक था। लगता। बट अगर आप लक को स्टार्टिंग में लेकर के चल रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। नहीं, बिल्कुल। सर आपने सीएससी सेंटर भी चलाया, कॉमन सर्विस सेंटर, मतलब लोगों तक गवर्नमेंट सर्विसेज पहुंचाई है। हम्म। तो इस एक्सपीरियंस ने आपको आम लोगों की ग्राउंड लेवल जो प्रॉब्लम्स है उनको समझने में कितनी मदद की? सर जो लोगों की प्रॉब्लम्स है, हम्म, मैंने जो लोगों को देखा है कि प्रॉब्लम्स तो सबके पास है पर सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता। हम्म, होता भी है तो कोई करना भी नहीं चाहता, क्योंकि सबको ये कि ये मेरे किस काम आएगा। हम्म, हर इंसान आज के दौर में सेल्फिश है। बिल्कुल। और सोशल वर्क भी इसलिए ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि लोग करने के बावजूद भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि सामने से जिस इंटेंशन के साथ वो उस वर्क को करते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता सामने की साइड से। हम्म, और आज के दौर में, आज के टाइम पे, किसी की हेल्प करना भी एक गुनाह जैसा हो गया है। हम्म, ये नहीं पता होता कि कौन इंसान, किसकी हेल्प हम कर रहे हैं, सामने से वो हमारे ऊपर किस तरह का ब्लेम कर दे। किस तरह का? ये बहुत बड़ा ऐसा मतलब है। डर रहता है आज के टाइम पे। तो जैसा आपने बोला कि सोशल वर्क करते हुए लोगों की प्रॉब्लम्स जो मैंने देखी है, हम्म, तो हमारे एरिया के अंदर मैं समझता हूँ सभी के यहाँ मेन रहता है पेपर वर्क। पेपर वर्क से मेरा मतलब है कि डोमोसाइल कह लीजिए, हम्म, आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ कह लीजिए, लोगों के बच्चों के स्कूल के जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा कोर्ट कचहरी से या फिर एडीओ वगैरह से ही तैयार होते हैं। तो वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और पहुँच जाते हैं तो उनको रास्ते नहीं मिलते हैं। तो उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है सोशल वर्कर। सोशल। सोशल वर्कर, तो वहाँ पे मैंने ये वर्क किया है और मुझे खुशी मिलती है लोगों की हेल्प करके, कि चलो ठीक है मैं किसी के कुछ काम आ सकूँ, कि जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी एबिलिटी है, या जो मेरी छोटी सी एक अल्लाह ने फेस वैल्यू जो दी है, लोगों की जो बीच में मेरी इमेज बनी है, अगर मेरे थ्रू किसी का काम हो जाए तो अच्छी बात है ना। मैं बिल्कुल उस सर। नॉलेज को लेकर के, मैं उस फेस वैल्यू को लेकर के कल को इस दुनिया से चला जाऊं, हम्म, क्या मुझे उसका अजर क़यामत में मिल जाएगा बेवजह? नहीं। मैं करूँगा क्या उसको कब्र में ले जा कर के सर? आज अगर मेरा वो
पोटेंशियल जो मुझे अल्लाह ने दी है, अगर किसी के काम आ जाए तो बेस्ट है ना, किसी के काम आना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो वो जो प्रॉब्लम मैं उन लोगों की देखता हूँ, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम, लेकिन वो बेचारे 3-3 महीने चप्पल घिस रहे हैं कोर्ट कचहरी की, ऑफिसों की। मुझे बहुत दुख होता है, कहीं ना कहीं मैं भी उन लोगों के बीच से निकल के आया हूँ। तो वो प्रॉब्लम मैंने फेस की है उन लोगों की, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे से जुड़े हैं या जिन लोगों की मैं हेल्प करना चाहता हूँ, मैंने हमेशा निस्वार्थ बिना कुछ लिए, बल्कि अपना टाइम और अपना बाइक का पेट्रोल खर्च करके उनका काम कराया, और मुझे सुकून मिलता है ये काम करके। अल्हम्दुलिल्लाह, उसका अज़र मुझे अल्लाह से चाहिए, ना कि उन लोगों से। आप एमएलए उमेश कुमार जी के एक टीम मेंबर हैं, जी। ठीक है सर। पब्लिक और पॉलिटिकल सर्विसेज में आप काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे जुड़ने का अनुभव कैसा रहा और उनके साथ आपकी आइडियोलॉजी कैसे मैच हुई? सर, फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं किसी पॉलिटिकल पर्सन के साथ इन्वॉल्व हूँ, हम्म, और जैसे आपने नाम लिया एमएलए उमेश कुमार जी, जी। तो उनके साथ में मेरा जुड़ने का जो मेन रीज़न, और मुझे जो अट्रैक्ट करता है, हम्म, वो है उनका निडरपन। मुझे दबंग लोग बहुत पसंद है। मुझे ऐसा नेता चाहिए जो भिड़ जाए किसी से भी, जेन्युइन चीज़ों के लिए, बिल्कुल। जो किसी के लिए मतलब ऐसा एक वैल्यू ना क्रिएट करे अपनी कि भाई मैं आपके बुरे में हूँ। हम्म, आजकल हमारे यहाँ ना एक वो होता है ना, गद्दावर नेता की अपना रोब झाड़, किसी को भी जेल में डलवा दिया, हम्म, किसी को भी पिटवा दिया। बिल्कुल। तो आजकल ना पॉलिटिकल का ये मायने बना दिया लोगों के कि मैं एक बार जीत जाऊँ, फिर जीत देखो मैं जाऊँ तुम्हारा फिर क्या ही करता हूँ, हम्म, मैं तुम्हें ये करा दूंगा, हम्म, मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। हम्म, तो उनके अंदर ना ये सारी चीज़ें नहीं है। मैं मानता हूँ अगर वो पॉलिटिकल पर्सन भी नहीं होंगे ना, हम्म, तब भी उनके अंदर एक वो, खुदा ने उनको एक पावर वो दी है, एक रुतबा वो दिया है कि वो कहीं से भी अपना काम निकाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं। बस। तो उनके अंदर जो ये मैंने दबंगगिरी देखी, और कहीं न कहीं उनका जो एक पोलाइटनेस देखी कि वो गरीबों की मदद करते हैं। गरीब लोगों की बेटियों की शादी कराते हैं। नेता लोग जहाँ पर पब्लिक के यहाँ से, घरों में से, बैंकों से पैसा खींचते हैं किसी न किसी थ्रू, वो अपना पैसा लगा करके उनकी हेल्प और उनकी बेटियों की शादी कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे उनके साथ जुड़ने के लिए मुझे उन्होंने अट्रैक्ट किया, और मैं आज उनकी टीम का एक मेंबर हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। और हमारी थिंकिंग में सिर्फ एक चीज़ें मैच होती है, अब मेरे से वो काफ़ी बड़े हैं। मैं ये कहूँ कि मैं वो मेरे से मैच कर रहे हैं तो गलत होगा। मुझे लगता है कि वो बहुत हेल्पफुल नेचर पर्सन है। किसी भी विधानसभा का पर्सन उनके पास जाता है, वो बिना पूछे बिना सोचे उसकी हेल्प करते हैं। तो कहीं न कहीं वो हेल्पिंग नेचर है उनका और मेरा भी, तो ये एक सिमिलैरिटी है हमारे बीच। बिजनेस और मैनेजमेंट के साथ आप रेगुलर सोशल सर्विस भी करते हैं, हाँ जी। ठीक है सर। तो एक एंटरप्रेन्योर को कम्युनिटी वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करना क्यों ज़रूरी है? सर, मैं समझता हूँ अगर आप एक बिज़नेस पर्सन हैं और आप लोगों को जॉब देते हैं, हम्म, जैसा आपने जो वर्ड यूज़ किया उसका मतलब यही है हम्म, कि आप एक बिज़नेसमैन हैं और लोगों को जॉब देते हैं, भले ही हम्म, चाहे आप किसी भी एंगल से दे रहे हैं, हम्म, अपने अंडर काम करा रहे हैं या फिर किसी के अंडर काम करा रहे हैं, तो उसके साथ में ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, चैलेंजिंग आते हैं समाज के अंदर से ही। हम्म, लोग टांग खींचते हैं, हम्म, लोग शिकायत करते हैं, किसी भी एंगल से उसको ऊपर नहीं बढ़ने देते हैं। टांग खींचने का मतलब ये है कि आप किसी भी एंगल से उसको उसको चाहे पुलिस से, गुंडों से, कैसे भी करके उसको नीचे लाना है, नीचे ले और जाओ। उसका रास्ते का जो है ना, कहते हैं पत्थर बनना है। हम्म, तो उस टाइम पे ना फैमिली बैकग्राउंड कब तक आपकी सपोर्ट करेगा? एक टाइम पे मिडिल क्लास के लोग, फैमिली बैकग्राउंड वाले यही बोल देते हैं, भाई समाज से झगड़ा मत कर, इससे बेहतर है कुछ और काम देख ले, कुछ और काम। कुछ और काम देख बिल्कुल। ले। ऐसा। अब हमारी फैमिली या किसी की भी फैमिली वो एक हद तक ये बोलते हैं कि हम तेरे साथ खड़े हैं, चल हम्म, जो होगा देख लेंगे। बिल्कुल। अब मैं मेरी एक फैमिली को लेकर तो नहीं समाज को ये मैसेज दे सकता ना कि हम्म, सब के सब लड़ाई करते फिरें। हम्म, तो मैं चाहता हूँ फिर आप सामाजिक बने, पॉलिटिकल में अपना हिस्सा इन्वॉल्व करें, ताकि आपको पता चले दुनिया क्या है, आपको जाने लोग, तो आपसे, आपके बारे में दो बात गलत करने से पहले सोचें कि वो पर्सन, एक तो वो है नहीं ऐसा, और अगर तुमने इसके बारे में कुछ गलत चीज़ें बोली, वो तुम्हारी ज़बान खींचने की हिम्मत रखता है। और अवेयरनेस भी, मैंने अवेयरनेस आती है सर। आप सुबह घर से निकल जाते हो, शाम को घर में घुस रहे हो, आप कमा रहे हो अच्छा खासा, वो ठीक है, लोग आपको जानते नहीं, आप लोगों को नहीं जानते, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या आपके पास एरिया में हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। आप एक हिडन लाइफ जी रहे हो। जब आप बिल्कुल सर। जाओगे इस दुनिया से, हिडन मौत जाओगे आप। मैं कह रहा हूँ वो मौत ही नहीं मरना मुझे, जो लोग मुझे जानते ना हो। मैं नहीं कह रहा पूरी दुनिया मुझे जाने, लेकिन जितने लोग मेरे आसपास रहते हैं, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, जिस गांव में मैं रहता हूँ, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, कम से कम वो लोग तो जाने, भले ही वो मेरे बुरे में हैं।
पता तो चले कि कोई दुनिया से गया है। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ अगर जो लोग हिडन डेथ नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं समाज के अंदर कुछ एक फेस वैल्यू बनाकर जाएं, या समाज के अंदर अपना इतने तो इन्वॉल्वमेंट रखें कि क्या चल रहा है, इतना तो सामाजिक। और मैं कह रहा हूँ अगर आप पॉलिटिकल भी नहीं होना चाहते तो सामाजिक बने। सामाजिक सामाजिक। से मतलब ये नहीं है कि आप किसी की हेल्प करते फिरें, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है क्या देखें चल रहा आप। है ग्राउंड उसको रियलिटी जाने। तो देखें। आज रामपुर चुंगी पे पानी भर जाए, 10 लोग आते हैं, 20 घर बैठते हैं, उन्हें उससे मतलब नहीं है। हम्म। मैं कह रहा हूँ जानो ना, आप ही की तो सब रुड़की जो है, आते हैं वो भी मजे में। मजे वो में भी आते हैं। मजे में। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि आप हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन सामाजिक इन्वॉल्वमेंट जरूर रखें। वो चीज। समाज में क्या चल रहा है, ये आपकी नॉलेज को डेवलप करता है, और ये आने वाले आपके जो अब जो जनरेशन है उनके लिए फ़ायदेमंद है। उनके लिए फ़ायदेमंद कैसे, आप उनको गाइड कर सकते हो। बिल्कुल सर। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप उनको क्या ही बताओगे। क्या है बताओ। और नॉलेज आपको रिस्पेक्ट दिलाती है। 10 लोग आपसे तब बात करते हैं जब आपके पास कुछ होता है। आज आपने मुझे बुलाया है छोटी सी एज के पर्सन को अपने पॉडकास्ट में। मैं समझता हूँ पॉडकास्ट उनका होता है जिनकी एक फेस वैल्यू होती है, जिनके पास कुछ अचीवमेंट होती है, उन्हीं का पॉडकास्ट होता है। ऐसे एज ए लेबर तो नहीं बिठा सकते आप किसी को लाके कि भाई बताओ आज एक दिन में आपने कितनी ईंटें धो दी, कितनी ईंट सर खड़ी कर दी। बिल्कुल नहीं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो खुदा ने मुझे इज्जत दी है, जो अचीवमेंट मुझे मिली है, उसी के बिहाफ पे आज मुझे आप यहाँ पे इनवाइट कर रहे हो सर, और मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके पॉडकास्ट में। रीज़न है एजुकेशन, नॉलेज। आज के यूथ में सबसे बड़ी बुराई क्या देखते हैं। सर आज के यूथ में जो सबसे बड़ी बुराई और कमी मैं देखता हूँ वो है नशे की लत। आजकल का यूथ नशे में बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और नशा भी इस तरह का कि वो उस नशे में एक बार गिरने के बाद उठ नहीं सकता। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, जो लड़के लड़कियां, लड़कियां भी सर, जो हॉस्टल में रहते हैं, घरों से दूर रहते हैं, तो वहाँ पे वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। सर ये ना जो आजकल के यूथ एडिक्ट हो रहे हैं नशे के, ये रीज़न है कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट, हमारे घर के इन्वायरमेंट से, या कह लीजिए हमारे संस्कार। हमारे बच्चों को आज हमने अपने से दूर कर दिया है। हमें पता ही नहीं है वो किस चीज़ को खा रहे हैं, किस चीज़ का सेवन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज एक पेरेंट अपने बच्चों को स्टडी के लिए कहीं पर भी भेज देते हैं, वो अपने घर से कितने किलोमीटर की दूरी पे पढ़ रहा है, पेरेंट को यही नहीं पता वो क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे किस माहौल में रह रहे हैं। हो सकता हो कि कुछ बच्चों की ऐसी लत लग जाए कि वो बच्चे नशा करते हैं, उससे सीख रहे हैं, और एक बार इस लत में आप पड़ गए तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते जल्दी से। रेयर केस में कोई बाहर आता है। हमारे जो बच्चे छोटी छोटी क्लासेज में पढ़ रहे हैं, 7, 8 या 10 तक, जो डेली अप डाउन करते हैं स्कूल से घर पर, वो लोग भी बाहर घर से निकल के स्कूल के आसपास जो छोटी छोटी झुग्गियाँ, झुग्गिया टाइप शॉप खुली हुई है, खोखे रखे हुए हैं, वो वहाँ पे इन बच्चों को सप्लाई करते हैं चीज़ों की, सिगरेट या फिर कोई ये पान गुटखा कुछ टाइप। तो ये सारी चीज़ें आज हमारे बच्चों के साथ ऐसी आ गई है कि उनके खून में आ गया ये नशा, खून में आ वो गया इसको सर। छोड़ना नहीं चाहते। तो ये पूरा का पूरा ब्लेम जाएगा हमारे पेरेंट को। पहले पेरेंट का डर भी तो होता था सर। बिल्कुल सर। पहले अगर कोई बच्चा सिगरेट, या सिगरेट तो नहीं, बीड़ी पीते थे पुराने लोग, जी जी तो सर। वो भी शर्म करते थे, छुप के पीते थे। छुप के पीते। पेरेंट को पता होने के बावजूद भी वो सामने नहीं पीते थे, वो शर्म होती थी, वो संस्कार थे उन लोगों के अंदर। आज वो सब खत्म हो चुका। तो बच्चे एडिक्ट होते जा रहे हैं। हॉस्टल में ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। हॉस्टल में रहने वाले सभी स्टूडेंट्स, वो गर्ल्स बॉयज़ कुछ भी हो सकता है, गर्ल्स बॉयज। और किसी भी एज के हो सकते हैं। मैं समझता हूँ एक मैच्योर एज के पर्सन ज़्यादा कर रहे हैं। वो इस चीज़ को ना चिल आउट समझते हैं, चिल आउट समझते चिल आउट समझते हैं। उनको लगता है कि ये ना कूल है। कूल है, ये पार्टी है, और ये लाइफ का वो एक वो मोमेंट जी रहे हैं हम, इसी के अंदर मजा है। उनको चीप डोपामिन मिल रहा है, उससे हाँ, खुशी मिल रही है। खुशी मिल रहा है। वो उनको पता ही नहीं हो किस डायरेक्शन में अपने किस आप को डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अपने साथ साथ अपनी लाइफ को तो स्पॉइल कर ही रहे हैं। अपने पेरेंट्स की जो उम्मीद है, पेरेंट्स ने जो उनके लिए ड्रीम देखे हैं, जी वो सर। सब स्पॉइल कर रहे हैं। सब इस पर। तो मैं तो खुश नहीं हूँ उन पेरेंट्स के साथ। देखो बच्चों की गलती है, पर बच्चों की गाइडेंस कहाँ से स्टार्ट हुई? पेरेंट्स से। अगर एज ए पेरेंट आप डील नहीं कर रहे हो अपने बच्चों के साथ, तो आप किसी के साथ डील नहीं कर रहे हो। आप 1 करोड़ रुपए मंथली कमा रहे हो, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? आज आप कमा रहे हो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपना जो स्ट्रेंथ इन फ्यूचर सोचा हुआ, जिसको जिसको आपने अपना सहारा
सोचकर आप जिसको पाल पोस को बड़ा करके आपने हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा, वो अपने लायक नहीं हो पा रहा है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल। वो नहीं खड़ा हो पाएगा अपने पैरों पे कल के दिन। तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है, और ये हमारे लोकल में हो रही है सर। पहले सुनने में आता था दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, देहरादून, पंजाब, ये सब चीज़ें। कि पहले वहाँ सुनने में आता था कि कुछ नशा होता होगा, कि कुछ नशा चल रहा है, नशा तस्कर होते हैं। आज हमारे आसपास ये चीज़ें हो रही हैं। छोटी छोटी एज के बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं, फ्लूइड को स्मैक की तरह यूज कर रहे हैं। मतलब वो पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं नशे की क्वालिटीज भी, कि यहाँ से नशा मिल सकता है। ये गंदगी स्टूडेंट्स को दीमक की तरह खाई जा रही बिल्कुल खा रही है सर। और स्कूल कब तक बच्चों के साथ में इन चीज़ों को फेस करेगा? है। बिल्कुल। क्योंकि आज अगर हम स्कूल में किसी स्टूडेंट्स को हम्म, थोड़ा सा भी मार पीट के समझाने की कोशिश करते हैं, पेरेंट्स आगे सबसे पहले आगे टीचर्स के साथ बदतमीजी करता है। आपने बच्चे को हाथ कैसे लगाया? बिल्कुल। तो या या तो आपके घर पे भी कंट्रोल है, आपके घर पे भी कंट्रोल नहीं है, आप हमें भी कंट्रोल नहीं करने दे रहे हो, बिल्कुल। तो बच्चा तो गलत डायरेक्शन में जाएगा। आप भी जानते हैं हमारे और आपके टाइम पे हमारे पेरेंट्स ये बोलते थे हमारे सामने टीचर्स को कि जी आप इसकी खाल उतार दो, बिल्कुल। हमें तो बच्चा सुधरा हुआ चाहिए, हड्डी हमारी, खाल हड्डी हमारी तुम्हारी, खाल और आपकी। तो बच्चे के दिल में डर होता था, और पेरेंट्स को ये पता होता था कि ये जो हमारे गुरु हैं, ये जो टीचर हैं, ये इसको अगर पीट रहे हैं इसके भले के लिए पीट रहे हैं। भले के लिए। आज हमारी पिटाई को पनिशमेंट समझा जाता है, जबकि हमारे टाइम पे टीचर की पिटाई को, जैसे किसान के यहाँ खेत में खाद लगती है फसल को, उस पिटाई को खाद की तरह समझा जाता था। तो ये सारी चीज़ें आज खाई जा रही हैं, और जो न्यू जनरेशन आ रही है उनका करियर या उनकी लाइफ में समझता हूँ बचपन तो खा ही गए सब। बचपन तो सर कोई जी ही नहीं रहा है, कोई जी ही नहीं रहा। आज किसी को पता ही नहीं होता बचपन क्या है। वो बचपन से लग जाते हैं और जवानी निकाल देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी से स्टार्ट कर देते हैं ट्यूशन ये वो, तो बचपन नहीं जी रहे हैं ऊपर से, और जो लाइफ में चीज़ें सीखनी चाहिए वो भी नहीं सीख रहे। मेरी समझ ही नहीं आ रहा है, बचपन भी नहीं जी रहे हैं, कुछ अचीवमेंट भी नहीं हो रहे, कुछ अच्छी चीज़ें भी नहीं आ रही हैं। इनसे अच्छे तो हम ही थे। सर ये एक तो ड्रग एडिक्शन हो गया, हाँ जी। दूसरा एक एडिक्शन बहुत जो फैल रहा है वो है फ़ोन एडिक्शन। क्या फैल रहा है सर? फ़ोन एडिक्शन, हाँ ठीक है सर। बच्चों में, स्टूडेंट्स में आजकल छोटे छोटे बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं। बिल्कुल, उसी ने उसके तो बारे सर में आप क्या कहें? सर फ़ोन ने ही तो बचपन खराब किया है। ये भी बहुत बड़ा नशा है। मैं आप और मैं अभी कम से कम 20 गेम आपको फिंगर पे काउंट करा देंगे हम। ये गिल्ली डंडा भाई कंचे खेलते थे, और कितने गेम ऐसे होते हाँ, थे बचपन जिसमें वाला फिजिकल क्रिकेट होता था। क्रिकेट होता था। तो ये ना फिजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते थे इस चीज़ को लेके, स्ट्रॉन्ग रहते थे बच्चे। बिल्कुल। आज बच्चा सो के उठता है सबसे पहले मोबाइल फ़ोन यूज करता मोबाइल है, फ़ोन यूज़ और वो करते भी 1 साल का। हैं। बचपन तो फ़ोन खा गया। फ़ोन एडिक्शन ये पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है सर इसमें भी। आज बच्चा रोता है तो चुप करने के लिए जब उसको आप फ़ोन दे रहे हो, तो अगले दिन वो फिर उसको फ़ोन ही एडिक्ट करेगा। फ़ोन ही आप उसको चुप करने के लिए खिलौने नहीं दे रहे हो, फ़ोन दे रहे हो। फ़ोन दे। तो जब हम उसको चुप करने के लिए, खेलने के लिए, हर चीज़ के लिए उसको फ़ोन अवेलेबल करा रहे हैं, तो एडिक्ट तो होगा। एडिक्ट तो होगा। जब वो एडिक्ट हो गया है, तो जब आप उसको नहीं दोगे तो वो और ज़्यादा रोएगा। फिर होता ये है कि कितने बच्चे तो आप जानते भी हैं पबजी खेलते हुए जिन्होंने सुसाइड भी की है। सुसाइड भी किया। बिल्कुल, वो एडिक्शन ही तो है। वो एडिक्शन ही तो है सर। तो पता ये नहीं सारी लगा चीज़ें ना उनको। मैं समझता हूँ ये नशे से भी खतरनाक है, क्योंकि बिल्कुल। उसको नशे ने नशा किया है बच्चे ने चोरी से। चोरी से। फ़ोन दिया है आपने खुद ने, खुद ने, आपने खुद ने उसको लत लगाई आपने उस खुद चीज़ ने की। उसको लत लगाई है, तो ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। हम्म, इसलिए पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए अपने बच्चों के लिए। हमारे घरों में जो फ़ोन यूज़ हो रहा है जैसा उसको बहुत मिनिमम टाइम के लिए यूज़ करें, बच्चों से तो दूर ही रखें। स्कूल मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स और सोशल वर्क, इन सब अलग-अलग फील्ड्स को आप मैनेज कैसे करते हैं? आपका टाइम मंत्रा क्या है? सर इन सबको मैनेज करने के लिए मैंने पहले भी जैसा आपको बोला, प्रायोरिटी। आप किस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। मैं टाइम को मैनेज नहीं करता, टाइम मुझे मैनेज कर लेता है। जैसे आज मेरी प्रायोरिटी थी यहाँ पर आना, जी। तो आ गया, टाइम खुद मैनेज हो रहा है। जी सर। अब मैं इसके अलावा मेरे पास अगर 3 काम है यहाँ के जाने के बाद से, तो मैं देखूँगा उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ की है। अगर मुझे ऑफिस जाना है कि घर जाना है, अगर मुझे प्रायोरिटी देनी है ऑफिस जाने को, तो टाइम मैनेज ऑटोमेटिक हो गया, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, मैं पहले वहाँ जा रहा हूँ। तो जब हम किसी काम को प्रायोरिटी देते हैं और सिंसियरली उस चीज़ पे वर्क करते हैं, तो टाइम हम मैनेज नहीं करते, टाइम ऑटोमेटिकली हमें मैनेज करना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल। और मैं मल्टीपल काम करने की पोटेंशियल रखता हूँ।
मेरे अंदर अल्लाह ने इतनी स्ट्रेंथ दी है कि मैं एक ही टाइम पे 3 से 4 वर्क कर सकता हूँ इजीली। और लीडरशिप तो मेरे अंदर खून में है मेरे। मैं लीड कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है कर रहे हैं सर आप मैं हर कर भी चीज़ रहा में, हूँ। आप मल्टीपल वर्क भी हाँ कर जी। रहे हैं, फिर एज अ लीडर, एज अ डायरेक्टर भी काम कर रहे हैं। जी। सर आखिरी सवाल, जो हमारे यंग व्यूवर्स हैं जो सेल्फ लर्निंग और एंटरप्रेन्योरशिप में बिलीव करते हैं, उनकी आप क्या एडवाइस देंगे उन्हें? जो हमारे यंग पर्सन है हम्म, वो पहले सबसे पहले अपना मोटिव और अपना गोल सेट करें। आपको फील्ड क्या चूज़ करनी है, किस फील्ड में जाना है। क्योंकि अगर आप किसी से भी इंस्पायर होते हैं तो वो आपकी लाइन से जुड़ा हुआ होगा तभी होंगे। अगर मुझे पॉडकास्ट से इंस्पायर होकर आपको मुझे जाना है एज ए यूट्यूबर बनना है, तो मैं आपकी वीडियो देखूंगा, आपसे सीखूंगा। अगर मुझे ई कॉमर्स में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं उस तरह के लोगों के साथ अपना टाइप रखूंगा, जानने की कोशिश करूंगा इस बिजनेस को कैसे रन करते हैं, बिल्कुल। कैसे इस बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो जितने भी हमारे न्यू जनरेशन यूथ जनरेशन है वो सबसे पहले अपना गोल सेट करें और अपने गोल के साथ अपने डायरेक्शन को सेट करते हुए उसी में एफर्ट लगाएं कि मुझे बनना क्या है और मुझे इस डायरेक्शन में पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर काम करना है। कैसा? जैसे मैं आपकी ही बात करता हूँ सर। जी आप सर, आपने करिए। जॉब की एज ए टीचर, जी सर। आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही थी सर, हाँ सर। एक रिस्पेक्ट भी मिल रही थी, रेस्पेक्ट बहुत, रिस्पेक्ट मिल रही थी सबसे सर, बड़ी चीज़ रेस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट मिल बच्चों रही का थी। प्यार, हाँ। रेस्पेक्ट, वो सब चीज़ें और आपने एज ए बड़ा मिस टीचर जॉब करता की, मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर सबसे रेस्पेक्टफुल अगर कोई जॉब है वो एज ए टीचर है है। एज अ टीचर। इसके बिल्कुल अलावा सर। कोई जॉब नहीं है। सैलरी मैटर नहीं अच्छा करती अच्छा। सर हमारे लिए जी जी इस सर। जॉब के अंदर। क्योंकि इसमें जो हम बचपन जीते हैं अपना दोबारा, वो जो छोटे बच्चे हैं जिनके साथ हम इन्वॉल्व होते हैं स्कूल के अंदर, उनको देखकर हम अपना बचपन जीते हैं बिल्कुल कि हाँ हम भी ऐसे ही थे, सर। इस बचपन में हमने शरारतें की हैं, इस बचपन में हम ऐसे दिखते थे। तो वो एक ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ को फिर से उस बचपन में जाके जीते हैं। तो कहने की बात ये थी कि जब आप वहाँ पे एज ए टीचर वर्क कर रहे थे स्कूल के अंदर, अ, मेरे ही साथ काम कर रहे थे, जी जी सर। आपने रिजाइन इसलिए किया था क्योंकि आपका जो गोल था जी सर। वो वो ये डिफरेंट था। डिफरेंट था। बिल्कुल। तो आपने जॉब के इसलिए रिजाइन नहीं किया कि आप कर नहीं पा रहे, या फिर आपका जो है ना कोई मजबूरी थी। नहीं नहीं सर, आपका ना ये इसलिए था नहीं। कि मेरा गोल ये है, मेरी गोल ये है, डायरेक्शन गलत जा रही है, उसमें नहीं काम कर पा उसमें रहा। नहीं काम कर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम आपने उस चीज़ को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था या आपका गोल ही नहीं था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना गोल सेट करें आप, उस गोल सेट करने के बाद उसी डायरेक्शन में अपना एफर्ट लगाएं। क्योंकि होता ये है मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली में तो यही होता है, उनको पता ही नहीं होता कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। और इसी वजह से 12th के बाद में कितने ही बच्चे तो ऐसे हैं जो एडमिशन सही डायरेक्शन में लेते ही नहीं है। बड़ा तो कंफ्यूजन रहता है इनके कन्फ्यूजन है। अंदर। वो फिर क्या करते हैं, वो भेड़ चाल चलते हैं। भेड़ चाल से आप समझते हैं कि वो जो लोग दूसरे कर रहे हैं वही हम करेंगे। मेरे दोस्त ये कर रहा है तो वो भी वही कर, हो सकता है तुम्हारे दोस्त का गोल हो, लेकिन तुम अगर उसके पीछे जा रहे हो तो तुम नहीं कर पाओगे। अंधी अंधी चाल चल रही। नहीं, गलत बात है। आप मैं भी इस चीज़ का शिकार हुआ हूँ एक बार। मुझे 12th के बाद समझ नहीं आया, लेकिन शुक्र है कि मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, गाइडेंस दी कि आप इस लाइन में आओ और ये लाइन चूज़ करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इन फ्यूचर अगर ऊपर वाले ने सही सलामत रखा तो मैं मेरे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी फैमिली में, चाहे वो मेरे भतीजे हों, मेरे अपने खुद के बच्चे क्यों ना हो, मैं उनको उस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाने दूंगा या उन गड्ढों में बिल्कुल नहीं गिरने दूंगा जिन गड्ढों से निकल के हम आए हैं। बिल्कुल सर। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हम उनके काम आएगा, जो मुश्किलात हमने देखी है वो उन्हें उनको नहीं नहीं देखना। देखने देंगे। बल्कि मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर किसी का काम हमारे एक्सपीरियंस से और अच्छा हो सकता है तो हम उनको भी गाइड करते हैं, बिल्कुल हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। अगर हमारी नॉलेज आपके काम आ सकती है तो मोस्ट वेलकम, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर। अगर आपकी लाइन आपको क्लियर है और उस लाइन में कुछ मुश्किलात आ रही हैं और हम उसकी नॉलेज रखते हैं तो हम आपको गाइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसानियत के नाते हम आपसे उसका कोई चार्ज भी नहीं लेंगे क्योंकि हमारी जो कंसल्टेंसी चल रहे हैं तो लोगों की नॉलेज में अब ये आ गया है कि कंसल्टेंसी वाले चार्ज करते हैं, लेकिन हम वो चार्ज जो है ना ऐसा वैसा नहीं करते। जैसे एक छोटा सा एक 10 डेज का कोर्स हम कराते हैं वहाँ पे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स। पर्सनालिटी हाँ, डेवलपमेंट। तो उसमें हम ना उन कैंडिडेट्स को तैयार करते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। इंटरव्यू फेस कैसे करते हैं, कैसे उनकी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, और लैंग्वेज या कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए। तो उस चीज़ को हम उनको प्रिपेयर करने का एक छोटा सा चार्ज करते हैं। और वो चार्ज सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर उस चीज़ को सीखने की चाह आए।
इंटरेस्ट आ जाए, इंटरेस्ट वरना लोगों को फ्री चीज़ों की कदर नहीं होती, उस चीज़ को हल्के में ना। हल्के में लेते हैं। और ये तो बिल्कुल सर गवारा नहीं है कि कोई हमें हल्के में ले, क्योंकि जब बिल्कुल। हमने अपने आप को इस कदर के सींच करके यहाँ खींच करके लाए हैं, और कोई हमें हल्के में ले, तो ये तो बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त नहीं। तो एज ए लीडर भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और ह्यूमैनिटी भी नहीं बर्दाश्त करने देती। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इस पॉडकास्ट में आने का जो सबसे बड़ा रीज़न रहा है, जो मैं समझता हूँ, मेरी लाइफ के वो एफर्ट्स, वो एक कॉन्फिडेंस और एक लीडरशिप जो अल्लाह ने मेरे अंदर बिल्कुल डाली है, बिल्कुल सर। जिन एफर्ट्स के साथ कुछ मेरे कई बार ना ऐसा होता है जुनेद सर कि हमारे ना वो चीज़ें खून में भी होती हैं और हमारे अंदर भी होती है, वो फाइट रहते हैं, उसको निखारना पड़ता है, निखारना उसको पड़ता है सर, निखारना हर पड़ता है, चीज़। और उसको निखारने के लिए ना हमें पहले वर्क करना पड़ता है। वहाँ से पता चलता है कि अच्छा मेरी एबिलिटी तो ये है। वही अपनी स्किल्स पे हम काम नहीं करेंगे तो हाँ, पता कैसे मतलब हाँ, चलेगा, वो तो कुछ छुप ना के रह जाएगी। कुछ लोगों को पता चल जाता है कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ है, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि मेरे अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो मैं इसको स्किल में डेवलप कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का तो प्राउड है अपने आप पे कि मैं एज ए लीडर, एक लीडरशिप मेरे अंदर है, मैं बहुत अच्छे से एक लीडर वर्क कर सकता हूँ किसी भी फील्ड में जिसकी मुझे नॉलेज है। सर बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सीखने को मिली हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सभी के लिए। तो थैंक सर यू आपको सर, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा है सर, और मैं मेरे लिए सरप्राइजिंग भी है ये। तो मुझे तो एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने मुझे जो बुलाया आपके पॉडकास्ट में, हम्म, किस बिहाफ पे सर आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि मैं समझता हूँ एक पॉडकास्ट में आना उस पर्सन के लिए ज़्यादा मायने रखता है जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स, कुछ ऐसे वर्क किए हैं कि लोग उसको जानते हैं या फिर उससे इंस्पायर होना चाहते सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, बस पॉडकास्ट के बीच में भी कहा था, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, हैं। वो चीज़ हमें बहुत इंस्पायर करती है। और मैं चाहता था जो आपके अंदर इतना मोटिवेशन है, इतना मवाद भरा पड़ा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करें, शेयर। किसी को सीखने को मिले। इतनी कम एज में आपने इतना सब कुछ इतना बिल्ड कर लिया है, एक एम्पायर खड़ा कर लिया है, एक कॉमर्स, सोशल वर्क, फिर सर एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहे हैं। दैट्स इंस्पायर मी अलॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सर। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट सर के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भी ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कर लेना।